नमस्कार। इतिहास के इस बेहद खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम 18वीं शताब्दी के मैसूर के एक ऐसे शासक पर बात करने जा रहे हैं जिनकी कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी ही जटिल भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीपू सुल्तान की। इस चर्चा में हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि पक्के ऐतिहासिक तथ्यों पर गौर करेंगे। एक बेहतरीन सैन्य रणनीतिकार, एक इनोवेटर और एक प्रशासक के रूप में उनकी क्या भूमिका रही, इतिहास के छात्रों के लिए ये एक परफेक्ट रिव्यू लेसन होने वाला है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज की इस पूरी चर्चा को हमने 6 साफ और स्पष्ट हिस्सों में बांटा है। उनके मशहूर नाम टाइगर ऑफ मैसूर से लेकर उनके रॉकेट आर्टिलरी के नवाचार, आर्थिक सुधार, अंग्रेजों के साथ उनके युद्ध, उनकी धार्मिक नीतियों की जटिलता और आखिर में श्रीरंगपट्टनम की उस आखिरी जंग तक। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से और जानते हैं कि एक बेहद महत्वाकांक्षी शासक की कहानी कहां से शुरू होती है। आपने शेर मैसूर या टाइगर ऑफ मैसूर ये नाम तो सुना ही होगा, है ना? 1751 में देवनहल्ली में जन्मे टीपू को 1782 में मैसूर की गद्दी मिली। लेकिन मजे की बात यह है कि ये कोई ऐसी उपाधि नहीं थी जो उन्होंने खुद को दे दी हो। बचपन से ही सैन्य कलाओं में उनका प्रशिक्षण इतना जबरदस्त था और उनकी बहादुरी इतनी बेमिसाल थी कि उनके पिता हैदर अली ने खुद उन्हें ये नाम दिया था। वे कमाल के सेनापति थे और उनकी महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं थी। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे रोमांचक हिस्से पर, मिलिट्री टेक्नोलॉजी और युद्ध के मैदान में उनके कमाल के प्रयोग। अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। 18वीं सदी का समय था। एक तरफ ब्रिटिश और यूरोपीय सेनाएं अपनी भारी भरकम और पुरानी स्टाइल की तोपों पर निर्भर थीं और दूसरी तरफ मैसूर की सेना ने गेम ही पलट दिया। टीपू सुल्तान ने आयरन केस्ट यानी लोहे के आवरण वाले रॉकेटों का ऐसा इस्तेमाल किया कि पोलिलूर की लड़ाई का नक्शा ही बदल गया। इन रॉकेटों की रेंज और मारक क्षमता ने ब्रिटिश सेना को बुरी तरह चौंका दिया था। और बात सिर्फ नए हथियार बनाने तक सीमित नहीं थी, उन्होंने इसे एक प्रॉपर सिस्टम का रूप दिया। टीपू ने बाकायदा फतुल मुजाहिदीन नाम का एक मिलिट्री मैनुअल तैयार करवाया था। आप इसे उस जमाने का एक एसओपी समझ सकते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा था कि इन रॉकेट्स को कैसे चलाना है और सेना में इनकी तैनाती कैसे होगी। सच में एक विजनरी अप्रोच। सैन्य नवाचारों को समझने के बाद अब हम तीसरे हिस्से की ओर मुड़ते हैं, उनके प्रशासनिक और आर्थिक सुधार। अगर आपको लगता है कि वे सिर्फ एक योद्धा थे, तो यहां ध्यान दीजिए। वे अपने राज्य को आधुनिक बनाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड थे। उन्होंने एक नया सिक्का सिस्टम और एक नया कैलेंडर लागू किया। आज जो मैसूर का रेशम या सिल्क पूरी दुनिया में मशहूर है, उसकी शुरुआत भी उन्होंने ही की थी। साथ ही चन्नापटना के खिलौनों को प्रमोट किया। और एक बहुत बड़ी बात, भारी विरोध के बावजूद वे अपने राज्य से गुलामी प्रथा यानी स्लेवरी को खत्म करने वाले अग्रणी शासकों में से एक थे। इसके अलावा जमीन को लेकर उनका नजरिया एकदम क्रांतिकारी था। उन्होंने सामंतवाद यानी जमींदारी सिस्टम को एक झटके में खत्म कर दिया। सीधे शब्दों में कहें तो जमीन उसकी जो उस पर खेती करे। मालिकाना हक सीधे किसानों को दे दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी कर्नाटक की खेती और वहां के किसानों को इस ऐतिहासिक फैसले का आर्थिक लाभ मिलता है। अब जरा एक नंबर सुनिए, 2000। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। ये टीपू सुल्तान की पर्सनल लाइब्रेरी में रखी किताबों और पांडुलिपियों का नंबर है। अरबी, फारसी, तुर्की और उर्दू भाषाओं में विज्ञान, धर्मशास्त्र और चिकित्सा से लेकर ज्योतिष तक। उन्होंने खुद कैलीग्राफी और ज्योतिष पर किताबें लिखी थीं। ये दिखाता है कि एक सख्त योद्धा के भीतर एक गहरा बौद्धिक और सुसंस्कृत इंसान भी था। चलिए अब कूटनीति और युद्ध के उस दौर में चलते हैं जिसे हम आंग्ल मैसूर युद्धों के रूप में जानते हैं। ये वो दौर था जब भारत में जियोपॉलिटिक्स बहुत तेजी से बदल रही थी। 1786 के आसपास लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मराठों और निजाम के साथ मिलकर एक मजबूत गठबंधन तैयार किया। दूसरी तरफ टीपू सुल्तान भी शांत नहीं बैठे थे। उन्होंने ब्रिटिश सेना को काउंटर करने के लिए फ्रांसीसियों की मदद ली। लॉर्ड कॉर्नवालिस और बाद में लॉर्ड वेलेस्ली जैसे गवर्नरों के साथ उनका ये पावर स्ट्रगल लगातार तीखा होता जा रहा था। और इस संघर्ष का सबसे बुरा नतीजा निकला मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के रूप में। ये टीपू के लिए एक भयंकर झटका था। उन्हें अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा, अपने 2 बेटों को बंधक के तौर पर सौंपना पड़ा और एक जुर्माना जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, 30 मिलियन पाउंड्स। आज के हिसाब से नहीं, उस जमाने के हिसाब से 30 मिलियन पाउंड्स। इससे मैसूर राज्य की कमर टूट गई।
अब हम इस चर्चा के 5वें और सबसे ज्यादा बहस वाले हिस्से पर आते हैं, उनकी धार्मिक नीतियां। चलिए देखते हैं कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। ये सच है कि उनका शासन सख्ती से इस्लामी प्रथाओं पर चलता था, लेकिन प्राइमरी सोर्सेज हमें कुछ बहुत ही दिलचस्प और न्यूट्रल फैक्ट्स दिखाते हैं। उदाहरण के लिए 1791 में जब मराठा घुड़सवारों ने श्रृंगेरी शंकराचार्य मठ पर हमला किया, तो टीपू ने सिर्फ नाराजगी ही नहीं जताई, बल्कि मठ को दोबारा खड़ा करने के लिए वहां फंड्स और उपहार भी भेजे। एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा आपके सामने है, 34। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स इस बात की साफ पुष्टि करते हैं कि 1782 से 1799 के बीच टीपू सुल्तान ने हिंदू मंदिरों को 34 आधिकारिक दान यानी सनद जारी किए थे। और ये हवाई बातें नहीं हैं, बाकायदा रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। मेलकोट मंदिर को सोने चांदी के बर्तन, लक्ष्मीकांत मंदिर को चांदी के कप, नंजनगुड के मंदिर को रत्न जड़ित प्याला, और ये सब वक्फ संपत्तियों की स्थापना के समानांतर हो रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि एक विविध आबादी पर शासन करने के लिए उनकी नीतियां कितनी कूटनीतिक और कॉम्प्लेक्स थीं। खुद महात्मा गांधी ने टीपू सुल्तान के कन्नड़ भाषा में लिखे पत्रों का हवाला देकर हिंदुओं के प्रति उनके व्यवहार का जिक्र किया था। और उनका वो मशहूर डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, सियार की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है शेर की 1 दिन की जिंदगी। ये एक लाइन उनके उस उग्र भावना और उनके पूरे शासनकाल के मिजाज को एकदम सटीक तरीके से समेट लेती है। और इसी के साथ हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, श्रीरंगपट्टनम की वो आखिरी जंग। तारीख थी 4 मई 1799। लॉर्ड वेलेस्ली के नेतृत्व में ब्रिटिश सेनाओं और उनके सहयोगियों ने मैसूर को चारों तरफ से घेर लिया था। सेना छोटी पड़ गई थी, लेकिन 48 साल के टाइगर ऑफ मैसूर ने हार नहीं मानी। अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बचाते हुए वे युद्ध के मैदान में वीरगति को प्राप्त हुए। अंग्रेजों ने उनकी वो मशहूर तलवार अपने कब्जे में ले ली और मैसूर राज्य को बांट दिया। 33 साल के उस भयंकर प्रतिरोध का हमेशा के लिए अंत हो गया। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही अहम सवाल हमारे और आपके सामने आता है, सैन्य नवाचार, कूटनीति और इतने बड़े आर्थिक सुधार, ये सब मिलकर आखिर किसी ऐतिहासिक हस्ती की विरासत को कैसे आकार देते हैं? हम इतिहास के इन बेहद जटिल और कई बार विरोधाभासी नेताओं का मूल्यांकन कैसे करें? इस सवाल के साथ हम आपको यहीं छोड़ते हैं ताकि आप खुद इस पर विचार कर सकें। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।